हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं पर्यावरणीय संरक्षण यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कि भारतीय नेताओं का पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान। इसके बारे में ये हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जाना था और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार से काम किया या फिर उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण का क्या सोच था, क्या पर्सपेक्टिव था, उनको देखा था। उनके विचारों से पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। ठीक है, आज हम लेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। महात्मा गांधी भी जितने इंपॉर्टेंट हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्यों? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड थे। क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जैसे कि महात्मा गांधी का तो कोई ग्रंथ नहीं था इन्वायरमेंट पर, लेकिन इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और पर्यावरण से बहुत ज़्यादा, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। महात्मा गांधी के बारे में मैंने इसलिए नहीं ज़्यादा उनके जीवन परिचय के बारे में कहा था क्योंकि वो सब आपके बारे में आपको सबको पता होगा, उनके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया है, इसको मैं पढ़ते जाऊंगा और सारी चीज़ें मैं मुंह से बोलते हुए जाऊंगा। अब बस ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। देखिए, इनका जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक, एक अच्छे सम्मानित जन परिवार में हुआ था। माता का नाम शारदा देवी और पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय घर से ही हुई। इवन विद्यालय से ज़्यादा घर पर ही हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय से ज़्यादा घर पर हुई। ये 1878 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1880 में लौटे। इनका विवाह मृणालिनी देवी से 1884 में हुआ था, पर इनकी पत्नी की शीघ्र ही मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी का मृत्यु 1920 में हो गया। ठीक, इन्होंने एक शांति निकेतन नाम के एक विद्यालय स्थापित किया था। 1901 में बोलपुर के निकट शांति निकेतन नाम का एक विद्यालय स्थापित किया था, जो कि अब विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। आपको एक फन फैक्ट बता दूं, फन फैक्ट का एक एजुकेशन फैक्ट बता दूं कि ऐसे जितने भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके कुलपति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इनके कुलपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, इस बात को थोड़ा सा आप अगर मेंशन कर देंगे, नहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं, बस आप जानते रहिएगा। ठीक, आगे है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? देखिए, 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हो गया। ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनके बारे में अधिक जानना है तो आप किताब गूगल इंटरनेट की सहायता से लिख सकते हैं, पर इतना बहुत है। ठीक, अब यहाँ पर आता है एक है शांति निकेतन। शांति निकेतन क्या था इसको देख लेते हैं। देखिए, शांति निकेतन कलकत्ता में 100 मील उत्तर पश्चिम, कलकत्ता से 100 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक, शांति निकेतन की स्थापना उनके पिता द्वारा, यानी उनके पिता कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ठीक, इस बात का ध्यान रहे कि शांति निकेतन की स्थापना उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। वो क्या था कि वो अपना ध्यान साधना करने के लिए एक शहर से दूर, कोलाहल से दूर एक शांत स्थान की तलाश में थे, जो उनको ये जगह मिली। इस शांत स्थान पर उन्होंने वृक्षारोपण करके, देख रहे हैं कल जैसे मैंने बताया था किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो रहे हैं तो वो सीधे घर खरीद के छोड़ दे रहे हैं। अरे यार, रहोगे तो आप एक ही जगह लगा दीजिए, वहाँ पर बाग बहुत बड़ा आपके पास खेत है तो आप लगा दीजिए बाग। तो उन्होंने वृक्षारोपण कर उसका नाम निकेतन रखा था कि इस जगह का प्रारंभिक नाम निकेतन था। ठीक, उसके बाद देखिए 1901 में शांति निकेतन की नींव रखी गई, यानी 1901 में शांति निकेतन की नींव रखी गई। उस समय यह मात्र 6 छात्रों के साथ शुरू हुआ था और
क्या कहा है यहाँ पर कि टैगोर प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की ओर आकृष्ट थे। टैगोर क्या कि बहुत ज़्यादा वो नेचुरल लवर थे, वो गुरुकुल प्रणाली से भी बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, प्रभावित थे। उनका कहना ये था कि बच्चों पर बर्डन मत करिए, उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उनको कहिए भी मत कि आप काम करो या आप ये करो, जब उनका काम मन करेगा वो करेंगे ये काम, उन पर शिक्षा को भी बोझ मत दिया जाए। इसलिए उन्होंने इस शांति निकेतन की स्थापना की थी। यहाँ पर आज भी गुरुकुल पद्धति के द्वारा ही परीक्षा जो भी कक्षाएं या फिर शिक्षा दी जाती है। ठीक, बहुत अच्छी था। यहाँ तक हो गया है। अगला है कि उच्च शिक्षा के लिए अब धीरे धीरे, क्योंकि ये ऐसी जगह थी कि जहाँ लोग भाग रहे थे, भाई 1901 की बात है, तो अंग्रेज़ों का जो यहाँ पर वर्चस्व चल रहा था, नए नए विद्यालयों की स्थापना हो रही थी, तो लोग धीरे धीरे क्या कहते हैं, लोग या बच्चे जो है अपना वो अंग्रेजी शिक्षा की तरफ भाग रहे थे। अंग्रेजों ने स्थापित जो बड़े बड़े विद्यालय थे उसमें, वहीं पर ये एक शांति निकेतन नाम को गुरुकुल पद्धति पर किया था, तो जिसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक हुई। भाई वो अंग्रेजों द्वारा था और ये भारतीय था, तो भाई भारतीय क्या विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, इसीलिए इनकी ख्याति और ज़्यादा भी अधिक हो गई। और देखिए यहाँ पर क्या है कि उच्च शिक्षा के ध्यान रखते हुए 6 मई 1922 को शांति निकेतन में ही विश्व भारती की स्थापना की गई। यानी धीरे धीरे उसका अब रूप बढ़ा। पहले 6 छात्र सिर्फ थे, उसके बाद उसका धीरे धीरे रूप बढ़ा, प्रचार प्रसार हुआ, इनकी बहुत ज़्यादा ख्याति हुई कि ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को मानते हुए लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो इसलिए सब लोग उसमें जाकर पढ़ने लगे। इसके लिए अब उन्होंने क्या किया कि अब वो उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती की स्थापना कर दी। कब हुआ था उसकी स्थापना? 6 मई 1922 को। इस शांति निकेतन में पुस्तकालय है जिसमें 2 लाख से भी अधिक पुस्तकें हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, और यहाँ पर बहुत सारे भवन भी हैं जिसके बारे में बस जानते रहिए, बस जैसे मुंह से बोल रहा हूँ बस सुनिए। अलग अलग भवन का निर्माण किया गया है, पाठ भवन है, रविंद्र भवन है, संगीत भवन है, कला भवन है, यानी अन्य प्रकार के भवन है सबका। जैसे आप हमारे बगल में है BHU, तो इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, सेम यहाँ पर भी डिपार्टमेंट है की तरह बताया गया था। ठीक, ये रहा एक छोटा सा हमारा परिचय शांति निकेतन के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं कि पर्यावरण के प्रति इनका ये कैसे रिलेटेड थी और पर्यावरण संरक्षण से क्या संबंध था रविन्द्रनाथ टैगोर का। देखिए कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में टैगोर के विचार। भाई टैगोर, गुरुदेव टैगोर थे, उनके क्या विचार थे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, या पर्यावरण से किस प्रकार से संबंधित थे। देखिए टैगोर की कविताएं, नाटकों और लघु कथाओं आदि में प्रकृति के संरक्षण पर प्रभावी बल दिया। यानी इन्होंने कविताओं, नाटकों और लघु कथाओं आदि में प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया। आप ये ऐसे समझ सकते हैं, या आप बस यही समझिए कि कितने बड़े प्रकृति प्रेमी थे कि इन्होंने पूरा का पूरा एक विद्यालय जो कि प्रकृति पर बेस्ड यानी नेचर बेस्ड ही बना दिया। गुरुकुल पद्धति, प्रकृति, पूरा जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय है वो आज भी वैसे ही है, और वैसे ही ग्रीन कैंपस उसका है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े प्रकृति प्रेमी थे। देखिए प्रकृति के संरक्षण के प्रति समर्पित होने के उद्देश्य से जुलाई 1927 में इन्होंने वृक्षारोपण एवं हलाकर्षण के रूप में पृथ्वी का त्यौहार प्रारंभ किया। हलाकर्षण का मतलब होता है भूमि को जोतना, यानी अब पृथ्वी के संरक्षण के लिए इन्होंने जुलाई, आज ये सब समस्याएं हो रही हैं, तमाम किस्म की बातें कि नदी कटाव है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है, लेकिन ये महान आदमी, विद्वान बहुत पहले से ये बात समझ गया था कि प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जुलाई 1927 में क्या वृक्षारोपण और हलाकर्षण जैसे त्यौहार, क्योंकि जब भारतीय परंपरा में ये होता है कि जब त्यौहार किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम दे दिया जाता है ना, तो लोग उसको बहुत ही मानते हैं। ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन बोल जाएगा कहीं एक त्यौहार के रूप में इसकी पूजा की जाती है। आज बरगद, पीपल को मानते हैं लोग, पूजा करते हैं क्योंकि इसमें भगवान रहते हैं। अगर वही नहीं माना जाता तो उसको काट दिया जाता, उस पर्टिकुलर पेड़ को भी काट देते लोग।
इसीलिए उन्होंने क्या वृक्षारोपण और हलाकर्षण के रूप में पृथ्वी का त्यौहार, ये लिखा है पृथ्वी के त्यौहार का प्रारंभ किया। ठीक, उनकी कथाएं जो कविताएं थी, नाटकें थी, उसमें किस प्रकार से प्रकृति का प्रेम और प्रकृति के प्रति उनका संरक्षण और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम दिखता था, उसके देखते हैं। देखिए उनकी एक कविता है द टेम बर्ड वाज इन अ केज। उनकी एक कविता है, पोयम है कि द टेम बर्ड वाज इन अ केज। कविता के माध्यम से पालतू पक्षी की दुर्दशा को उजागर किया। यानी इस कविता के माध्यम से जिस प्रकार से लोग पालतू पक्षी को तड़पाते हैं या फिर दुर्व्यवहार करते हैं, उसका इन्होंने वर्णन किया। देखिए नाम से है कि ए टेम बर्ड, बेचारी चिड़िया इन अ केज, एक पिंजरे में कैद। ठीक, अगला है कि आई प्लक्ड यू फ्लावर। ये क्या कर रहा है कि आई प्लक्ड यू फ्लावर, इसके द्वारा मानव आक्रामकता को एक फूल के तोड़ने से व्यक्त की। यानी ये कह रहा है कि मैं तुमको तोड़ दूंगा, मैं तुमको तोड़ रहा हूँ क्या फूल। इसके द्वारा उन्होंने मानव आक्रामकता, जिस प्रकार से मानव पेड़ों की बेरहमी से कटाई कर रहा है, उसका इन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। सिर्फ एक फूल को तोड़ने को लेकर, क्योंकि कभी लोग ऐसे ही होते हैं कि एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ को लेकर वो बहुत ही बड़ा बता देंगे कि आप बहुत दूर तक उसको देख सकते हैं। कविताओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो कवि है उनकी भाषा किस प्रकार की होती है और वो कितना दूर तक इमेजिनेशन करते रहते हैं। ठीक, तो वही है कि आई प्लग्ड यू फ्लावर के द्वारा उन्होंने मानव आक्रामकता, इसको आप ये बेस्ट मान सकते हैं कि ये जो वनों की कटाई चल रही है, बहुत बुरी तरीके से पेड़ लोग काट रहे हैं, उस पर बेस्ड है, एक फूल को तोड़ने से व्यक्त किया। ठीक, अगला है कि नाटक। इन सबको अगर आप अपने एग्ज़ाम में नोट करके नोटिस करेंगे और मेंशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नाटक रक्त करबी जो कि 1925 में आया था, में एक राजा को दिखाया गया है। देखिए नाटक के द्वारा उन्होंने एक राजा को दिखाया कि क्रूरता को दिखाया है, जो प्रकृति को बहुत ही क्रूरता के साथ नष्ट करता था। यानी आप इस राजा की जगह अपने आप को रख सकते हैं, रखिए अपने आप को, जैसे कि हम लोग हैं, हम मनुष्य हैं, हम किस प्रकार से कितनी क्रूरता के साथ प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, बेवजह पानी बहा रहे हैं। भाई वो भी तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, तमाम किस्म की बातें। तो उन्होंने इस नाटक के द्वारा जो मुख्य जो मेन लीड में था, एक राजा था जो बहुत ही क्रूरता के साथ प्रकृति को नष्ट करता था। इसमें उन्होंने दिखाया कि प्रकृति को नष्ट करने पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और राजा किस प्रकार से नष्ट कर रहा है। अब समझ लीजिए कि वो एक इमेजिनेशन था और आज के समय में वो सच्चाई दिख रही है आप लोग को। ठीक, अगला है कि नाटक मुक्तिधारा। इनकी एक और नाटक है मुक्तिधारा। मुक्तिधारा के द्वारा उन्होंने मनुष्य के असीम लालच व प्रकृति की प्रतिक्रिया की कहानी बताई है। होता है ना कि ये सब नाटक कहानियों में जो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं उनको भी जीवित करके दिखाया जाता है। तो उन्होंने इस मुक्तिधारा नाटक के द्वारा दिखाया गया है कि मनुष्य जो है अपने लालच में किस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहा है। अब प्रकृति क्या है, वो लाचार है, बेचारी वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, वो उसके हाथ पांव बंधे हैं लेकिन वो चिल्ला रही है, वो रो रही है, अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। इन सब के द्वारा देखिए आप समझ सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर कॉन्शियस थे और क्या चाहते थे कि वो पर्यावरण के प्रति सब कुछ सही रहे, और उन्होंने अपनी कविताओं को सीधे पर्यावरण पर ही बेस्ड माना है। ठीक, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, उम्मीद है आपको ये बात पसंद में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें पढ़ेंगे जे कृष्णमूर्ति, जो आपके लिए नया नाम होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, वो उनके भी परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।